क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सेना में सबसे अलग वेशभूषा रखने वाले सैनिक आखिर कौन हैं? सबसे लंबी दाढ़ी, सबसे लंबे बाल और सबसे अलग हथियार और सबसे अलग यूनिफॉर्म। 1990 के दशक में देश की सबसे खूबसूरत घाटी यानी कि कश्मीर घाटी में बंदूक की चिंगारियां उगलने लगती है। सीमा पार से आतंकियों को स्पॉन्सर करके सीमावार यानी कि भारत में दाखिल किया जाने लगा। महज 2 साल में घटनाएं इतनी बेकाबू हो गई कि कभी कश्मीरी पंडितों को घर से भगा दिया जाता तो कभी गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया जाता। हर किसी को जान की खबर ना पे कैसे डर रहता है। हर कोई अपने बचाव के लिए अंदर बैठता था। और कभी लाउड स्पीकर में ये कहा जाता कि अपनी घड़ी में समय को आधा घंटा पीछे कर लीजिए, यानी कि अपने घड़ी में पाकिस्तान का समय फिट कर लीजिए। हालातों को निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स थे, परंतु हालात इतने बेकाबू थे कि इनके लिए भी काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। जम्मू कश्मीर राज्य में तो ये घटनाएं थी ही थी, परंतु इधर पंजाब राज्य में भी खालिस्तानी घटनाएं काफी एक्टिव थी। तो आर्मी और पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ये टास्क बहुत हार्ड था। No massacre of Kashmiri Pandits took place before the नमस्कार, जय हिंद साथियों, मेरा नाम है ब्रिजेश जोशी और हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं 65 बटालियन से लैस राष्ट्रीय राइफल यानी कि कश्मीर में आतंकवाद का काल राष्ट्रीय राइफल की बात। राष्ट्रीय राइफल के गठन से ठीक 2 साल पहले हम जाएंगे 1988 में। 1988 में तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जियाउल हक की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद एक बयान सामने आता है जो कि पूरी तरीके से भारत के खिलाफ होता है। मीटिंग के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान आता है। उस बयान में कहा जाता है कि जेंटलमैन, शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, कश्मीर की आज़ादी। और कहा जाता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को अधिक समय तक भारत के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और कश्मीरियों में हुनर है, हम उनके हुनर का फायदा उठा सकते हैं। पहली उनकी सातिर बुद्धि, दूसरा उनके दबाव सहने की क्षमता और तीसरा राजनीतिक ज्ञान। कुछ ही दिनों में यह ऑपरेशन चालू कर दिया जाता है और इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन टू पार्ट। और इसका मकसद उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कश्मीर में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद जनरल जियाउल हक की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है और इसका सीधा सीधा असर कश्मीर में भी देखने को मिलता है। और कश्मीर में बड़े बड़े लाउड स्पीकर में नारे लगाए जाते हैं, ये तमाशा नहीं मातम है, कुछ इस टाइप से बहुत बड़े बड़े नारे लगते हैं, रैलियां निकाली जाती है। 1989 आते आते कश्मीर में अलगाववादी घटनाएं और तेज हो जाती है। दिसंबर 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकियों के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। मंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए सरकार को 4 अलगाववादी नेताओं को रिहा करना पड़ता है। जैसे ही 4 अलगाववादी नेताओं को छोड़ा जाता है तो अलगाववादी के मंसूबे और ऊपर चढ़ने लगते हैं, उनके हौसले और बढ़ने लगते हैं। और 1990 आते आते भारत समर्थक को हर आवाज को निशाना बनाया गया जो भारत के लिए बोलती थी। और इस कड़ी में सबसे पहले निशाना बनते हैं कश्मीरी पंडित। 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा उर्दू अखबार आफ्ताब में यह छपा दिया जाता है कि सारे पंडित कश्मीर छोड़ दें। उस समय कश्मीर में लाउड स्पीकर में नारे लगाए जाते थे कि अपनी घड़ी में जो समय है उसको आधा घंटा पीछे कर ले, यानी कि अपने घड़ी के समय को पाकिस्तान के समय से मैच कर लें। इसी कड़ी में सरकार को एक तत्कालीन आतंकरोधी फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और आर्मी चीफ जनरल विश्वनाथ शर्मा के नेतृत्व में एक फोर्स का गठन होता है और जिसका नाम रखा जाता है राष्ट्रीय राइफल यानी कि आरआर। राष्ट्रीय राइफल की पहली यूनिट को लीड कराने में लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा का सबसे बड़ा रोल था। पीडी भागवा बताते हैं कि जो इस आरआर की यूनिट को गठन करने का जो कॉन्सेप्ट था वो था जनरल एसएफ रॉड्रिजियस का। जनरल एसएफ रॉड्रिजियस का प्लान था कि एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जो केवल काउंटर टेररिज्म को अंजाम दे और साथ ही इसमें भर्ती होने वाले जो सैनिक होंगे वो एक्स सर्विसमैन होंगे और साथ ही इसको पैरामिलिट्री की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का प्लान था राष्ट्रीय राइफल को गठन करने के लिए। चंद कारणों से यह प्लान धरातल पर नहीं उतर सका क्योंकि कश्मीर में हालत ही उस समय इतने बद से बदतर थे जो कि पुलिस और पैरामिलिट्री साथ ही एसओजी के द्वारा नहीं संभल रहे थे। जब आरआर को एक ऑल आर्मी फॉर्मेशन बनाने का निर्णय लिया गया तो उस समय केवल 6 महीने का समय था। लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा को ही यह जिम्मेदारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे जनरल बिपिन जोशी के द्वारा एक टास्क दिया गया। जनरल बिपिन जोशी द्वारा मुझे ये कहा गया कि पीडी तुम्हारे पास 6 महीने का समय है और तुम्हें आरआर तैयार करनी है। स्पीडी जो था
वो था जनरल पीडी भागवा का निकनेम। लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा की जो मेन यूनिट थी वो थी सिग्नल, यानी कि सिग्नल कॉर्प्स। तो पीडी भागवा टीवी इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि मैं ठहरा सिग्नल का बंदा और मैं कैसे 6 महीने में एक बटालियन को रेज कर पाऊंगा। मैंने तो कभी सिग्नल बटालियन ही रेज नहीं करी, मैं राष्ट्रीय राइफल बटालियन कैसे रेज करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा जब यह बात को जनरल जोशी से कहते हैं तो जनरल जोशी यह कहते हैं कि व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग स्पीडी, यू हैव रेज द राष्ट्रीय राइफल बटालियन। तो कहा जाता है कि फौज का हुक्म और पत्थर की लकीर। लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा ने यह जिम्मेदारी उठाई और दिन रात काम शुरू कर दिया। परंतु लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भागवा ने यह कहा कि 6 महीने में मेरे से ये काम तो होने से रहा और जनरल जोशी मुझे इस काम से हटा देंगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद जो बटालियन रेज हुई उन बटालियन से यह पूछा गया कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या आपको सामान चाहिए। वो चीज़ें सारी नोट डाउन की गई और उनकी सभी ज़रूरतें पूरी करी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय राइफल की जरूरतें धीरे धीरे पूरी होने लगी और राष्ट्रीय राइफल का गठन होने लगा। वर्तमान में मॉडर्न राष्ट्रीय राइफल में लगभग 75,000 सैनिक हैं जो अलग अलग इन्फेंट्री और कोप से आते हैं। लगभग 50% जो सैनिक होते हैं राष्ट्रीय राइफल के वो होते हैं इन्फेंट्री बटालियन से, बाकी बटालियन आती है कोप से और मेडिकल कोप से। पहले राष्ट्रीय राइफल के ऑपरेशन पंजाब में भी चलते थे, परंतु धीरे धीरे शांति बहाल हुई पंजाब में और वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल के सारे ऑपरेशन कश्मीर घाटी और लद्दाख के एरिया में होते हैं। राष्ट्रीय राइफल अपने ऑपरेशन के दौरान अलग हथियार और अलग ड्रेस के लिए जानी जाती है। साथ ही सबसे बड़ी दाढ़ी और बाल रखने के भी अधिकार राष्ट्रीय राइफल में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय राइफल के जो मौजूदा हथियार हैं वो है सबसे पसंदीदा हथियार AK-47, AKM-56, AK-203 और रॉकेट लॉन्चर। ये चीज़ें ग्रेनेड, ये चीज़ें जो ऑपरेशन में लागू होती है। बाकी जो पैराशूट रेजिमेंट की एक बटालियन है उसके हथियार थोड़ा इनसे डिफरेंट होते हैं, जैसे कि टेबरटोर 21 ये गन आदि। साथ ही वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल 65 बटालियन से लैस है, जिसमें से उसके 5 हेडक्वार्टर हैं। से पहला हेडक्वार्टर जैसे कि रोमियो फोर्स है वो ऑपरेट करती है राजौरी और पुंछ को। दूसरा आता है डेल्टा फोर्स जो कि डोडा के एरिया को ऑपरेट करती है। हेडक्वार्टर में से तीसरा सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, इसे विक्टर फोर्स कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं सबसे बड़ा एरिया अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और बड़गाम। इसके अंदर आते हैं 5 एरिया। तो विक्टर फोर्स जो है इन 5 एरिया को ऑपरेट करती है। इसके बाद आता है किलो फोर्स जो कि ऑपरेट करता है कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर को। अंतिम हेडक्वार्टर में आता है यू फोर्स यानी कि यूनिफॉर्म फोर्स, ये ऑपरेट करता है उधमपुर, बनिहाल और साथ ही अभी वर्तमान में लद्दाख के एरिया को ऑपरेट करता है। तो ये है राष्ट्रीय राइफल के 5 हेडक्वार्टर के 5 फोर्स के नाम। और वर्तमान में एक अनुमान से माना जाता है कि राष्ट्रीय राइफल जो है अब तक 10,000 से अधिक आतंकियों का सफाया कर चुकी है। राष्ट्रीय राइफल केवल आतंकवाद का ही सफाया करने के लिए नहीं, परंतु कश्मीर में जो बच्चे होते हैं उनका आतंकियों के द्वारा ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें उल्टी सीधी हरकतों में शामिल किया जाता है। उनको भी उनके पेरेंट्स के पास लाने का काम करती है। साथ ही जो लोकल है उनके लिए भी देवदूत बन करके बहुत बार राष्ट्रीय राइफल के जवान सामने आते हैं। राष्ट्रीय राइफल के कुछ जाने माने ऑपरेशन हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। ऐसे तो कई ऑपरेशन हैं राष्ट्रीय राइफल के जो कि राष्ट्रीय राइफल द्वारा किए गए हैं, परंतु कुछ हाईलाइटेड हैं जो कि बहुत सालों तक याद रखे जाएंगे, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऑपरेशन सर्वविनाश राष्ट्रीय राइफल और पैराशूट रेजिमेंट का एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है जो कि पीर पंजाल के जंगल में सूचना मिलती है कि 100 से अधिक आतंकवादी छिपे हैं। तो पैराशूट रेजिमेंट और राष्ट्रीय राइफल के द्वारा ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाता है। तो पहले ही दिन में 13 आतंकियों को मार करके और लगातार चलते रहता है। ऑपरेशन सर्वविनाश बहुत दिनों तक चलते रहता है। तो अंत में सारे आतंकवादियों का सफाया राष्ट्रीय राइफल और पैराशूट रेजिमेंट के ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा हाईलाइटेड ऑपरेशन ये है। दूसरा जो मोस्ट हाईलाइटेड ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन बुरहानवानी, यानी कि 10 लाख का इनामी बुरहानवानी, जिस पर सरकार ने इतना इनाम रखा था। 8 जुलाई 2016 को राष्ट्रीय राइफल और कश्मीर पुलिस की SOG के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है और कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऊपरनाग इलाके में बुरहानवानी को ढेर कर दिया जाता है और यह सबसे बड़ी कामयाबी होती है सुरक्षा बलों के लिए। अगला जो राष्ट्रीय राइफल का ऑपरेशन है वो है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, जो कि ऑपरेशन समीर टाइगर। समीर टाइगर एक स्थानीय कश्मीरी को अपने कब्जे में लेता है और मेजर रोहित शुक्ला के लिए एक धमकी भेजता है और उस धमकी में कहता है कि शुक्ला से कहना अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, सामने आ जा, शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा, तुमने सोचा कि जंगल हमारा है। आज धमकी आती है समीर टाइगर की तरफ से और मेजर रोहित शुक्ला जो कि राष्ट्रीय राइफल का हिस्सा होते हैं। साहिल मेरी बात सुन, मेजर शुक्ला बोल रहा हूँ मैं चौधरी कुंड से। और उन्होंने अपनी टीम के साथ जाते हैं और समीर टाइगर का निस्तो नाबूद कर देते हैं, पूरे घर को ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। अगले कुछ ही घंटों में समीर टाइगर और उसके कुछ साथी जो कि आतंकवाद घटनाओं में शामिल होते हैं वो पूरे निस्तो नाबूद हो जाते हैं।
मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे, चाहता हूं इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी। इस प्रकार है राष्ट्रीय राइफल की कहानी को अगर कहें तो इनका कोई अंत नहीं है। ये बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं 1990 से लेकर के अभी तक। जो कश्मीर में जितनी भी शांति है, जितनी भी सब कुछ है, वो राष्ट्रीय राइफल को ही समर्पित है। और राष्ट्रीय राइफल के लिए कहानियां कह पाना, बातें कह पाना, क्योंकि इनके कुछ जो हिस्से होते हैं, जो मतलब जो भी इनके जो मिशन होते हैं वो टॉप सीक्रेट रहते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। जो कुछ कुछ मीडिया के थ्रू दिखाए जाते हैं उनकी ही मैंने डिस्कशन आपके द्वारा की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।